Welcome to Samvad, where conversations really matter. In our very first episode, we bring you an eye opening conversation with IPS Manoj Ratan sir about the real journey of a UPSC aspirant. Together, in a mix of laughter and questions, we explore the challenges, the system's evolution, and the determination it takes to serve the nation. But this episode goes beyond exam strategies. It uncovers what it truly means to be a civil servant, the responsibilities they carry, and the reality behind the glamour of the UPSC dream. Stay tuned till the end to discover what drives a civil servants, the challenges they conquer, and what it truly takes to wear the uniform with pride. Thank you for having us here, sir. Thank you for giving us your time. It is a privilege to be here. I'm also glad to be a part of your initiative, and thank you very much to the DPS family for having me here. Thank you, sir. It's a pleasure to have got this opportunity to speak to you. It means a lot to us. So, could you please begin by sharing what initially inspired you to pursue the civil services and choose this path? बचपन से आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब उस समय यूपीएससी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे मस्ट बी 99 2000 एंड उसी समय कौन बनेगा करोड़पति का शो शुरू हुआ था। मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है वो अभी भी होस्ट कर उस समय भी वही होस्ट किया करते थे। तो जब वो केबीसी का शो आया था अराउंड 2000 के आसपास में, तो कई बार ऐसे होता था कि वो क्वेश्चन जब टीवी पे आता था तो उसके ऑप्शंस आने के पहले मैं जवाब दे देता था, या ऑप्शन आने के बाद भी मैं जब जवाब देता था तो वो करेक्ट आंसर होता था। एंड उस समय मैं 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड के आसपास में पढ़ रहा था। तो उस समय केबल का ज़माना था, आज के तरह ओटीपी का ज़माना नहीं था। तो केबल हमारे पास नहीं था घर में, तो मैं बगल वाले एक मेरे टीचर थे उनके घर वो केबीसी का शो रात में 9 बजे देखने के लिए जाता था। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो है अच्छे आंसर्स दे रहा है, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चंस के अच्छे आंसर दे रहा है, तो उन्होंने मुझे ऐसे एक जनरल सजेशन दिया कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे तब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं जानने लगा, तो वहाँ पता चला कि हाँ, ये अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा है और आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने का मन है तो ये आपको हेल्प करेगा। तो उसके बाद उसी समय एक रिज़ल्ट आया था और एक हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में, आई बिलोंग पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो उसी समय यूपीएससी में जो टॉपर आए थे महाराष्ट्र से, जो टॉपर थे वो पुणे डिस्ट्रिक्ट से ही थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू जब पढ़ा पेपर में तो आई गॉट इंस्पायर्ड और तब से मैंने शुरू किया था। और ख़ास करके जब मैं 12th मैंने कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मुझे जब सिविल सर्विसेज ही करना है तो मैं फुल टाइम उसके लिए जाऊंगा। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन सिविल सर्विसेज। Wow, sir, great. This is a really motivating story. So, at present, what is the driving force जो still आपको फोर्स करता है इस बात को ऑलवेज चूज करने के लिए? सिविल सर्विस में आने के लिए जैसे मैंने आपको कहा वो ट्रिगर पॉइंट था मेरा जनरल नॉलेज और उस समय का जो केबीसी में उत्तर देना, सही उत्तर देना। पर मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए केवल आपको आपके नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और सिविल सर्विस में आपको जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक लार्ज चंक ऑफ पीपल, एक बड़े समूह का आपको अफेक्ट करने का मौका मिलता है इन अ पॉजिटिव वे। तो आज मुझे करीब 15 साल से ऊपर सिविल सर्विसेज में हो गए हैं। मेरा 2010 में आईपीएस में चयन हुआ था, आज 2025 चल रहा है। और जब आप इस तरह के सर्विसेज में काम करते हैं तो आपको एक अच्छा अवसर मिलता है लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का, उनकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज करने का। तो मुझे लगता है आज 15 साल के बाद भी वही एक फैक्टर है जो मुझे ड्राइव कर रहा है कि मैं सर्विस में कंटिन्यू करूं और समाज के बेहतरी के लिए हम लोग कुछ काम करें। Really, really great, sir. ये फीलिंग ही दिस इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल कि आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है।
Yes. You are able to contribute something to the society. बिल्कुल आप जब एज अ प्राइवेट सिटीजन काम करते हैं, कई लोग अच्छा काम करते हैं, परंतु उनका जो दायरा होता है वो कई बार सीमित रह जाता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, रीच नहीं होती है। पर जब आप सिविल सर्विसेज में आते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब एक जिले के कलेक्टर बनते हैं, डीसी या डीएम जिसको यहाँ बोलते हैं झारखंड में, या आप किसी जिले के एसपी बनते हैं या एसएसपी बनते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप उस जिले की जो पॉपुलेशन है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उस पॉपुलेशन तक आप पहुंच सकते हैं। उनके लाइफ में आप जो सकारात्मक बदलाव है, पॉजिटिव चेंजेस है, उसको आप ला सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे कि आप लोगों के जिंदगियों में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने आपके जीवन में एक बदलाव लाया, जिससे आप बाकी सबके जीवन में बदलाव ला रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि किसी को तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो या ये रास्ता आपके लिए खुला है। तो शायद वो रास्ता मेरे लिए उस दौरान खुला, और आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे लाइफ में एक तरह से बदलाव लाया, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। थैंक यू सो मच सर। सर आपको क्या लगता है लाइफ में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, टू फिगर आउट द व्हाइज और टू फिगर आउट द हाउस? मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको क्या करना है ये भी पता होना आवश्यक है, और जब आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, तो फिर कैसे करना है ये भी आपको पता चल जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि केवल हाउस से भी काम नहीं चलेगा, और आपको क्या आप करना चाह रहे हैं ये अगर पता है, और कैसे करना ये अगर आपको पता नहीं है, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इम्पोर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि हम लोग जब बच्चों को आजकल के देखते हैं, तो कभी कभी ये फील करते हैं कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं उनके ऊपर थोप देते हैं। तो मुझे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक अवसर मिला है सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स को एड्रेस करने का, कि आप अपने बच्चे की राय एक बार ज़रूर ले लें। अब अगर मेरे फादर मुझे उस समय सिविल सर्विसेज में जाने से रोकते हो, मुझे बोलते कि नहीं, आपको मैं जो कह रहा हूँ वही आपको परस्यू करना पड़ेगा, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता, और जो उन्होंने मेरे ऊपर शायद थोपा गया हुआ प्रोफेशन होता, उसमें मैं बेहतर भी नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं सभी जो पेरेंट्स इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की राय ज़रूर उनके करियर चूज करते समय ले लें। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर। आई बिलीव कि वाइज एंड हाउस ये एक स्टेप है, वेयर इन द फर्स्ट स्टेप इज कि आप जब जान जाते हो कि मुझे ये क्यों करना है, तो आपको कारण और प्रोसेस खुद ब खुद निकलना है। एब्सोल्युटली, एकदम आपने सही बताया, और मैं भी इनफैक्ट वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट इज मिक्स ऑफ बोथ व्हाई एंड हाउ। तो ये स्टूडेंट्स को भी आई थिंक समझ लेना बहुत आवश्यक होगा। क्लैरिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। Absolutely. सर एज यंगस्टर्स हम लोग सर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नौजवान करते हैं, एंड उस मोमेंट में तो उन्हें बहुत हिचक होती है, बट वो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी बनते हैं, तो आपके लिए वो क्या था? गलतियाँ देखिए, इंसान है, ह्यूमन बीइंग आप हो, तो गलती आप करोगे। मुझे लगता है कि सबसे पहली स्टेप ये होती है कि गलती मानना। मुझे लगता है कई लोगों को ये लगता है कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की। जब आपने गलती नहीं की है, तो ऑब्वियसली फिर आप में सुधार लाने का मौका भी छूट जाता है। तो सबसे पहला स्टेप मैं मानूंगा कि आप माने कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आप एक्सेप्ट करें, और उसके बाद उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उस गलती को दोबारा नहीं करते हुए उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं, इस चीज़ को अगर आप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे दोबारा वो गलती भी नहीं होगी, और आगे आने वाले दिनों में आप अपनी जो ज़िंदगी है वो बेहतर बना सकते हैं। सो ऑल द किड्स वाचिंग दिस, यू मस्ट लर्न कि अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो बहाने नहीं बनाने हैं। Yes. सर अदर देन सिविल सर्विसेज, अगर आप ये नहीं करते हैं, तो आप कौन से करियर ढूंढते हैं इस वक्त?
मैं शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन होता या फिर मैं एक शेफ होता। Sir, sports person से what is your favorite sport? May I know? मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ और मैंने जैसे आपको कहा कि मैं जब अपने स्कूल और कॉलेज डेज में था तो मैं आई वॉज गुड एट क्रिकेट एंड ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक इवेंट्स। तो अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद मैं एक खिलाड़ी के रूप में कहीं होता। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो भी नहीं होता तो शायद मैं शेफ होता, बिकॉज कुकिंग इज़ माई हॉबी एंड आई लव कुकिंग। इवन इफ मैं आज जिस सर्विस में मुझे समय बहुत कम मिल पाता है या कुकिंग करने के अवसर उतने मिलते नहीं है, परंतु जब भी मुझे समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से अपने किचन में जाता हूँ और मैं कुछ नया तैयार करने की या नया खाना बनाने की कोशिश करता हूँ। That is really a great hobby, sir. सर, हर लड़के का बचपन में सपना होता है एक ना एक बार कि वो बड़े होकर क्रिकेटर बनेगा। आई बिलीव आपका भी ऐसा कभी सपना रहा होगा। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं क्रिकेट खेलता था। इनफैक्ट मैं अपने स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय में भी मैंने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था और मुझे कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि जब आप छोटे होते हैं तो आपका एक सपना होता है, बिकॉज आपके सामने कई सारे आइडल थे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे सामने सचिन तेंदुलकर थे जो पूरे देश के धड़कन के रूप में थे क्रिकेट में। आज के डेट में वो विराट कोहली के बाद अभी फिर शुभमन गिल है। तो वो इंस्पायर करते कई सारे बच्चों को, और अभी जो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं लोगों को अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, उससे भी काफ़ी बच्चे प्रेरित होते हैं। तो सर मतलब आप जो भी फील्ड चूज करते हैं आप अपने देश को ही सर्व कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप कह सकते हैं, बट मैं फिर एक बात कहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी निजी पसंद क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब आप अपना निजी चॉइस परस्यू करते हैं तो आप नो डाउट आप एक्सेल करते हैं उस फील्ड में। तो मैं पुनः एक बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपुटेशन कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को आज देख रहे हैं वो अपने चॉइसेस खुद तय कर ले और फिर उसको पूरी शिद्दत के साथ उसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? बिल्कुल, उससे न सिर्फ आप खुश रहेंगे, आपका जीवन यापन अच्छा रहेगा, पर और आप मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के ऊपर जो प्रोफेशन लादा जाता है पेरेंट्स के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी होकर के उस चीज़ को करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो 3 Idiots मूवी का है आपको देना चाहूँगा, जिसमें जो फरहान होता है वो अपने फादर को समझाता है कि शायद 2 पैसा मैं कम कमाऊँगा, पर जो काम मैं कर रहा हूँ शायद मैं उससे ज़्यादा खुश हो जाऊँ। मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मुझे इंजीनियर बनने की इच्छा भी नहीं है और मुझे वो एप्टीट्यूड भी नहीं है। तो सेम अप्लाइज टू ऑल द किड्स। आपको जिस फील्ड में लगता है कि आपका पैशन है, उसी में आप अगर एक्सेल करते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है, देश के लिए भी अच्छा होता है। So I believe कि you really believe in the fact कि being successful is not about the monetary success but about being happy and being self-satisfied. एब्सोल्युटली। देखिए, अमीर होना, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हैं तो आपको एक ख्याल हमेशा मन में आता है कि आज दिन भर में मैंने जो काम किया उससे मैंने अपने आप को कितनी खुशी दी, मैंने बाकी लोगों को कितनी खुशी दी, और मैंने अपने समाज के लिए तरक्की करने के लिए मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो मॉनिटरी एस्पेक्ट इज वन पार्ट, बट आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन विल ऑलवेज प्रिवेल। Move on to the next question. आपने बताया कि आप शेफ भी बनना चाहते थे, and that you like cooking. So what is that one dish that you love cooking for you and for your family? I love preparing चिकन बिरयानी। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अगर हम लोग ये पॉडकास्ट मेरे ऑफिस में नहीं कर रहे होते और मेरे घर में कर रहे होते तो शायद पॉडकास्ट के बाद मैं आपको चिकन बिरयानी खिलाऊंगा। तो उनके लिए हम लोग वेज बिरयानी तो होती नहीं है, वो पुलाव होता है। आई डोंट कॉल वेज So that बिरयानी। is a discussion for a different podcast. Yes. So the next question, if you could go back in time, then what would be one piece of advice जो आप अपने younger self को देना चाहते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है।
मुझे लगता है कि ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं जा कर के सुधारना चाहूँगा या कोई एडवाइस देना चाहूँगा, बिकॉज अभी तक लाइफ में जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी हद तक ठीक चली है और चलती जा रही है। तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ याद नहीं आ रहा है जो मैं अपने यंगर सेल्फ को जा कर के टाइम मशीन के माध्यम से बैक जा कर के एडवाइस कर पाऊँ। एंड सर यूपीएससी प्रिपरेशंस के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अगर कोई एडवाइस हो तो? यूपीएससी प्रिपरेशंस के बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा, बिकॉज जिस समय मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दी थी और जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय बेशक पैटर्न अलग था, उस समय मार्क्स भी अलग थे। इस बार जो पैटर्न चल रहा है एज वी स्पीक इन 2025 पैटर्न अलग है, मार्क्स भी अलग है। तो जो भी लोग इसको आज फॉलो करना चाहते हैं, मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पहले तो अपना पैशन क्या है ये देख ले। वाकई में आप अगर सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाह रहे हैं तो फिर आप इन डेप्थ एक बार स्टडी कर ले कि आपको किस लेवल तक स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में एक कहावत कही जाती है कि एवरीथिंग बीनीथ द सन कैन बी एंड विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग यूपीएससी एग्जाम, ईदर ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और ड्यूरिंग योर पर्सनैलिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू। सो आपका जो दायरा होता है, आपका जो नॉलेज का जो एक लिमिट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, हॉरिजॉन बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो यंगस्टर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, या अपने आप को भी मैं अगर एडवाइस देता कि आप सोच समझ करके इस प्रोफेशन में आए, सो दैट आगे आकर के आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, इंजीनियर्स मोस्टली होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी परस्यू कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू इज देयर एनी डिफरेंस? क्या कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलते हैं? मुझे एज सच कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं दिखते हैं, परंतु अभी जो 2012 के बाद में एक चेंज आया है, खास करके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, उसमें जो एक सीसैट का पेपर ऐड हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एक निश्चित रूप से एज है। और भले ही वो पेपर क्वालिफाइंग है, परंतु अभी जिस प्रकार से सीसैट के पेपर आ रहे हैं जो मैंने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको अपर एज है। और अगर मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ कोई स्ट्रीम आपका बहुत प्रभाव नहीं डालता है, सिवाय आपके प्रिपरेशन, आपका स्मार्ट वर्क एंड आपके अंतिमतः चयनित होने वाले लिस्ट में जो मार्क्स आते हैं। ऑलराइट सर, सो इंडिया में एक कन्वेंशन है कि आप पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आपका पैशन फॉलो करो। ऐसे ही पीपल डू से दिस कि डूइंग इंजीनियरिंग मेक्स यू रेसिलिएंट, इट टीचेस यू हाउ टू वर्क हार्ड। सो डज इट बाय एनी चांस कंट्रीब्यूट टू द यूपीएससी प्रिपरेशन और इज इट जस्ट अ मिथ एंड कन्वेंशन? नहीं, देखिए इसमें कई सारे लोगों का ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि एक सेकंड सेफ्टी नेट के रूप में इंजीनियरिंग काम करता है। आप बैकअप प्लान के रूप में आप उसको रख सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप अगर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो प्रीलिम्स में आपको सीसैट में निश्चित रूप से मदद होगी, बिकॉज उसमें मैथमेटिक्स होता है, मेंटल एप्टीट्यूड होता है, तो वो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अगर आपका है तो निश्चित रूप से हेल्प करता है। परंतु ऐसी बात नहीं है कि बाकी स्ट्रीम्स के बच्चों को कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेजेस है। अगर वो उस लेवल तक की मेहनत करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी है। और इंजीनियरिंग का मेंस और इंटरव्यू में जितना फ़ायदा बाकी स्ट्रीम्स में है उतना ही फ़ायदा है। मैं कुछ अनड्यू एडवांटेज मिलता है इस तरह की कोई बात नहीं मानता। सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, आपको लगता है कि वो किसी भी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इन व्हाट वेज डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द यूपीएससी एस्पिरेंट्स? विल देयर बी एनी इफेक्ट? देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी बनी है वो केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख के नहीं बनी है। अभी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड है उसको इस पॉलिसी में समाहित करके इस पॉलिसी को बनाया गया है। और एक किसी भी बच्चे का एक सर्वांगीण विकास कैसे होना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जो एनईपी बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बनी है।
उसमें डेफिनेटली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो फ़ायदा होगा। और जो अभी यूपीएससी का पैटर्न दिन ब दिन बदलता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो नया ये पॉलिसी आई है वो बेहतर आपको करने में मददगार साबित होगी। So now that we are talking about development of a child, I think जो हमारा एज ग्रुप है, दिस इज द एज जो हम लोग सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं अपने स्किल्स को। सो ऐसे कौन से स्किल्स हैं विच यू बिलीव वी एज यंगस्टर्स शुड डेवलप इन दिस एज ग्रुप, ताकि हमें आगे लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प करे? मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जब अपने स्कूल में रहता है तो एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल उसका होना चाहिए कि आप अपनी बातें सरल ढंग से एंड इजी वर्ड्स में कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है स्टेज फ्राइट जो होता है लोगों में, स्टेज में जाकर के कई सारे बच्चे आज भी अगर हम लोग उनको बोलेंगे तो नहीं बोल पाते हैं। टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, जो हमारे आस पड़ोस की चीज़ें हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड आई कंसिडर इट एज अ स्किल, बिकॉज अगर आपके आस पड़ोस में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं अपने जनरेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको आपका जब अपब्रिंगिंग हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है एज अ स्टूडेंट, एज अ किड, ये चीज़ें होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मुझे लगता है ये स्टैंड आउट करेगा आपको। अगर किसी भी फील्ड में अच्छा करना है, गवर्नमेंट फील्ड हो, प्राइवेट सेक्टर हो या अपना ओन सेटअप हो, बिजनेस सेटअप हो, आपको बेहतर कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर होना एक आज के टाइम में दिस इज अ मस्ट। सर स्किल्स की बात कर रहे हैं, सो आई रियली वांटेड टू नो कि बुकिश नॉलेज एंड यू नो स्टूडेंट्स जस्ट स्टडीइंग इन ऑर्डर टू गेट मार्क्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट वंस लाइफ? बुकिश नॉलेज मैं कहूँगा कि जितना बुकिश नॉलेज को निगेटिव वे में दिखाया जाता है वो उतना भी अनयूजफुल नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो कहीं ना कहीं आपको जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में मदद देता है, वो मददगार साबित होता है। परंतु एक बात से मैं आपके सहमत हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर हम अति करते हैं, बुकिश नॉलेज जैसे बुकिश नॉलेज विदाउट एनी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन और एनी स्किल सेट वुड बी अनयूजफुल। तो मुझे लगता है कि दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है कि आप प्रैक्टिकल्स या स्किल सेट अपग्रेडेशन के साथ साथ अगर थियोरेटिकल नॉलेज या आपके भाषा में बताए तो अगर बुकिश नॉलेज अगर आप गेन करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ग्रोथ के लिए फायदेमंद साबित होगा। राइट सर, क्या आप अपने लाइफ से कोई ऐसी वाक्य शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगा कि मैंने जो स्कूल में पढ़ा था वो आज मुझे काम आ रहा है? कई सारी चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ होगी तो मैं बताऊँ, इंक्लूडिंग अब जैसे मैं जिस पोजीशन में हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं इनफैक्ट मेरा जो यूपीएससी ऑप्शनल था मैं सीरियसली कंसिडर कर रहा था कि मैं मराठी लिटरेचर उस समय लूँ, डिस्पाइट हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड। उस समय कुछ कारणों से मैंने नहीं लिया, परंतु मेरा जो शौक था पढ़ने का वो कंटिन्यू रहा। तो जब आज हम इस सर्विस में आए हैं और हम लोगों को कई कार्यक्रमों में कई जगह पे जाना पड़ता है, आप आज कवियों के महफिल में बैठे होते हैं, कल आप कोई मंत्री या कोई बड़े डिग्नेटरी के साथ आप मीटिंग कर रहे होते हैं, परसों आप कोई लॉ एंड ऑर्डर सिनारियो में आप रोड पे खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी संभाल रहे होते हैं, तो आपको जो दायरा होता है वो काफ़ी वाइड होता है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है लिटरेचर में, और जब मैं कवियों के साथ में या लिटरेचर वाले लोगों के साथ में बैठता हूँ तो मुझे वहाँ कभी ऑड मैन आउट वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आपको जो पढ़ने वाला आपका जो आदत है वो आपको उनके साथ मिलाने में मददगार साबित होता है। आपने जो बचपन में आपको लगता होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, ये अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं, उस समय शायद आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन आप जब आगे आते हैं, और अब मैं अपनी बात नहीं करूँगा, जब प्रोफेशनल लाइफ में एज ए इंजीनियर अगर मैं आगे बढ़ता तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको लॉन्गर रन में हेल्पफुल साबित हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि जो आप बुकिश नॉलेज की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको लॉन्गर रन में
यूजफुल होता है इफ इट इज कंबाइंड विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। सर यू मेंशन कि आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे भी बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। तो क्या कोई ऐसे बुक्स है जो आप हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो विंग्स ऑफ फायर है, वो एक काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है। मैंने मराठी में बुक पढ़ी थी, एक होता कार्वर। बेसिकली एक जो US में एक मिस्टर कार्वर हुआ करते थे, उनकी एक जीवन शैली है, जीवनी है, उसके ऊपर एक काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है। हालांकि वो ओरिजिनल किताब इंग्लिश में ही थी, परंतु मुझे मराठी में वो अवेलेबल हुई तो मैंने उसको मराठी में पढ़ा है। उसके अलावा मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है, उनके ऊपर कई सारे किताबें लिखी गई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे यंग जनरेशन को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जीवनी है वो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। आपको न सिर्फ उस समय के जो उनके द्वारा किए गए स्ट्रगल से उसके बारे में पता चलेगा, परंतु अगर आप आज एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाह रहे हैं तो उन्होंने एक कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उस समय बनाया था, जिसका कि अनुपालन आज भी हो रहा है। कुछ चीज़ें आज भी वहाँ से कॉपी होकर के हम लोग आज के डेट में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। तो आई विल से कि आपको अगर शिवाजी महाराज के बारे में कोई भी किताब मिलती है, ऑथेंटिक जो किताब है, तो आप निश्चित रूप से पढ़ें, आपके ऊपर निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट वो किताब डालेगी। थैंक यू फॉर दिस एडवाइस सर। आपने कवि सम्मेलन और अलग अलग इवेंट्स में निमंत्रित होने का दावा किया था। सो यस, रिस्पेक्ट इज अ वेरी बिग रिवॉर्ड वी गेट बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बट few people they just want to get into this sector in order to gain respect. They say कि I want to be an IAS officer क्योंकि मुझे वो respect चाहिए। तो according to you, is respect enough to sail through this? नहीं, रिस्पेक्ट तो आपको देखिए आपके चेयर की वजह से कुछ समय तक मिल सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि रिस्पेक्ट जो है वो डिमांड नहीं किया जा सकता, वो कमांड करना पड़ता है। तो आप अगर उस रिस्पेक्ट के पात्र अगर है तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आपने लोगों के लिए अगर अच्छा काम किया है, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगर केवल ये एक्सपेक्ट करें कि मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ और उस पोजीशन की वजह से मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, तो शायद कुछ दिनों तक लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन लोगों को अगर पता चलेगा कि आप में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, तो शायद वो रिस्पेक्ट शॉर्ट टर्म ही रह जाएगा। सर आपने ये भी कहा था कि कोई भी चीज़ की अति करना सही नहीं होते है। तो सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, यूपीएससी की अगर बात करें तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ यूपीएससी को ही बना देते हैं। वो सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, और इतनी मेहनत के बाद भी मे बी बाय लक उनका एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाता है, एंड दैट इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर देम इन लाइफ। तो सर डू यू थिंक इतना सैक्रिफाइस करना इज जस्टिफाइड, एंड क्या एडवाइस आप देंगे उन लोगों को जो इस सेटबैक के को सफर कर रहे हैं? काफी स्टूडेंट्स तो सुसाइड मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कोई अगर एम मन में रखा है तो अपना सर्वस्व उसमें अर्पण करना कुछ गलत नहीं है। 2 साल 3 साल आप फुल टाइम केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। परंतु जैसे आपने कहा कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं भी मानता हूँ कि अगर 99% ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क है तो कहीं ना कहीं 1% रोल लक का भी रहता है। बहुत सारे मैं ऐसे कैंडिडेट जानता हूँ कि शायद उनको सिविल सर्विसेज में होना चाहिए था, परंतु उस समय में कुछ चीज़ें ऐसी उनके पक्ष में नहीं रही जिसके चलते आज वो सर्विसेज में नहीं है। तो आपको एक टाइमलाइन डिसाइड करनी होगी कि आप किस लेवल तक यूपीएससी का जो अटेम्प्ट है वो परस्यू करना चाहते हैं। आपने एकदम सही कहा और मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ कि लोग 35-37 एज तक, जब तक आपको एज लिमिट अलाउ कर रही तब तक आप अनवरत रूप से करते हैं, एंड जब आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होता है एट द एज ऑफ 35-33 तो आपको लगता है यार मैंने अपने एज का, अपने उम्र का एक प्राइम टाइम खो दिया है जिस समय शायद मैं कुछ और अच्छा बेहतर कर सकता था।
तो मुझे ये एडवाइस देनी है आज के जो भी हमारे यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और खास करके जो सिविल सर्विसेज को परस्यू करना चाह रहे हैं कि आप एक टाइमलाइन रखें कि एज के किस पड़ाव तक आप यूपीएससी देना अफोर्ड कर सकते हैं, बोथ मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली, बिकॉज यूपीएससी करना आज के डेट में एक खर्चीला काम भी है, बिकॉज आप घर में बैठते हैं या कहीं दिल्ली जैसे जगह में बैठ के आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, तो वो आपको किस लेवल तक सपोर्ट कर सकते हैं, आपको क्या वो 35 साल 38 साल तक आपको सपोर्ट करेंगे, क्या आप खुद को वहाँ तक जाके फिर आपने जब अपना प्राइम खो दिया है 38-39 साल सर्विस में एंट्री करने का, तो आप आगे जाकर के कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपके समाज के लिए, जो एम आप लेकर के आए थे कि मैं कुछ चेंजेस लाऊंगा, कितना आप उसमें सफल होंगे। मुझे लगता है एक सीमा तय अपने आप को करनी होगी। इसके लिए कोई भी तय फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि नहीं आप 28 साल तक ही करो, 25 साल तक ही करो या 26 साल तक करो। तो हर एक को अपना एक दायरा फिक्स करना होगा और उसके बाद करना होगा। बट मैं एक बात आपके माध्यम से निश्चित कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होना भी नेचुरल है, जब 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में अपीयर होते हैं और उसमें से केवल करीब 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो करीब 9,99,000 बच्चे सिलेक्ट नहीं होते। मैं उनको फेल होते नहीं बोलूँगा, वो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि टॉप के जो 1000 बच्चे वही सिलेक्ट होते, बाकी सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसको अपना फेल्यूर नहीं मानते हुए आपने जो नॉलेज यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान गेन किया है उसको आप पॉजिटिव वे में लगा करके लाइफ में कई सारी चीज़ें, यूपीएससी इज नॉट द ओनली थिंग टू बी परस्यूड। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हमारे पास में कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, उन्होंने दूसरा फील्ड चुना और आज वो अपने अपने क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि एक तो आप अपना संयम, धैर्य नहीं खोए, और जो आपने बात कही कि लोगों को लगता है कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, मैंने 6 साल पढ़ाई की, फिर अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ फिर मिलेंगी, आपको बेहतर करने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में फिर मिल सकती है। इसलिए आप एक तय सीमा में यूपीएससी क्लियर करने का एम रखें, अगर नहीं होता है तो यू कैन परस्यू अनदर प्रोफेशंस। सर, तो ये वही बात होगी ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप पूरी जिंदगी नहीं मान सकते। एब्सोल्युटली, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल सर, कई ऐसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है पर उन्होंने कभी इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया। दे ट्राई टू परस्यू समथिंग एल्स। Yes. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों को शायद कुछ पॉइंट प्रूव करना होगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, और उन्होंने क्लियर किया, ज्वाइन नहीं किया। कुछ लोगों को सर्विस में आने के बाद रियलाइजेशन होता है कि शायद मेरा रास्ता गलत हो गया है, मैं जो सोच करके यहाँ आया था मैं शायद अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कई लोग नौकरी जो है छोड़ देते हैं। हमारे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल या 10 साल के बाद में आईएएस की, आईपीएस की, आईआरएस की नौकरियाँ छोड़ी और उन्होंने अपना जो भी स्टार्टअप किया, प्राइवेट सेक्टर में गए या बिजनेस सेटअप किया, उसमें दे आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल। इसीलिए अगेन सेम चीज़ की मतलब आप अगर आपने कोई एक चीज़ तय कर ली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मिड ऑफ योर लाइफ भी लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं सूट करी, तो यू विल ऑलवेज हैव अनदर चांस। इसीलिए आप कभी भी अपना धैर्य, संयम नहीं खोए और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। Sir, इससे we get back to the point कि success is all about happiness and being satisfied. yes, absolutely yes. सर, सिंस हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे थे और यूपीएससी प्रेप की बात कर रहे थे, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज है स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू राउंड्स जो आप सजेस्ट करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए? बिल्कुल। अब मैंने आपको जैसे कहा कि मैं जब 2009 की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करके 2010 में आईपीएस बना था, उस समय का पैटर्न और आज का जो पैटर्न है 2025 का, काफ़ी अंतर आया है। परंतु कुछ चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती है जब हम यूपीएससी की परीक्षा की बात करते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आपको
इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ आपका एनालिटिकल स्किल भी आजकल टेस्ट हो रहा है प्लीज। और साथ ही जब CSAT का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड भी टेस्ट हो रहा है। तो उन चीज़ों को डेवलप करने में मुझे लगता है आपको विशेष फोकस करना होगा। और अगर हम लोग केवल प्रीलिम्स की बात करेंगे तो शायद पॉडकास्ट के 5 एपिसोड निकल जाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका नॉलेज तो टेस्ट होता ही है, परंतु उस नॉलेज को आप एनालाइज कैसे करते हैं, आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये मेंस में आपको शो करना पड़ता है। तो मेंस के लिए ये एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर इंटरव्यू की हम लोग बात करें तो इंटरव्यू में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक कम्युनिकेशन स्किल आपका कितना अच्छा है ये तो देखा ही जाता है, इन डेप्थ नॉलेज कितना है, एनालिटिकल स्किल्स आपका कैसा है ये भी देखा जाता है। एंड अब और मुझे लगता है वहाँ आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है कि एज अ ऑफिसर आप अगर कल फील्ड में जाते हैं तो आपका टेम्परामेंट कैसे रहेगा, आप प्रेशर को सकम तो नहीं करोगे, आपका किस तरह से 30 मिनट में, क्योंकि आपके सामने जो पैनल बैठा हुआ है वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड एकेडमिशियंस है, तो आपके सामने कम से कम 150 साल का एक्सपीरियंस बैठ करके इंटरव्यू ले रहा होता है। तो अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि 30 मिनट में हमको क्या जज करेंगे तो आपका धारणा गलत है। अधिकांश बार जो इंटरव्यू बोर्ड्स आपको मार्क्स देते हैं, आपको जो जज करते हैं, वो कई बार काफ़ी हद तक करेक्ट होता है, क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे 55-60 के ऊपर की उम्र के होते हैं और उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हर बंदे का 30 से 35 साल का है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कंबाइंड एक्सपीरियंस जो है वो 150 साल के ऊपर का है। और वो जब लोग आपको जज करते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल, आपका प्रेशर सोकिंग एबिलिटी, तो कहीं ना कहीं आपको वो सही तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों राउंड आपका 3 अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। और जब जैसे सोना को कई सारे केमिकल प्रोसेसेस से, हीट से और कई सारे ठोकर खाने के बाद में जब चमकता हुआ सोना बाहर निकलता है, उसी तरह से ये 3 एग्जाम से जब आप हीट, केमिकल एंड ठोकर खाने के बाद में एक यूपीएससी एस्पिरेंट ऑफिसर बन करके बाहर निकलता है। सर, तो आपके हिसाब से ये जो असेसमेंट का सिस्टम है पूरा, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है? इसमें कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर कोई चीज़ है तो उसमें देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर कोई चीज़ें अभी आज के डेट में, और वही उसी का नतीजा है कि आप देखिए यूपीएससी ने पिछले 50 सालों में कई बार अपना पैटर्न चेंज किया है। जिस पैटर्न से मैं आईपीएस बना था वो पैटर्न आज नहीं है। शायद जो एग्ज़ाम जिस समय आप दोगे वो आज का पैटर्न नहीं होगा, 5-6 साल के बाद में शायद और कोई पैटर्न होगा। तो टाइम के हिसाब से पैटर्न बदलते जा रहे हैं, असेसमेंट का तरीका भी बदलता जा रहा है, और मुझे लगता है कि उसी हिसाब से एस्पिरेंट्स को भी बदलना चाहिए। अगर आज हम इंडिया का ही कंडीशन देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप, रीजनल गैप, तो ओवर द इयर्स बहुत कम हुआ है। बट इवन आई थिंक यू विल अग्री कि सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अ लिटिल बिट मोर प्रिविलेज्ड देन द वंस इन रीजनल एरियाज। So, sir, do you think उनको एक greater advantage होता है to the city children? And what advice would you give to those regional students जो बहुत ही hard working, dedicated students हैं, but because थोड़े कम privileged हैं, उनके preparations में दिक्कत आती है? Yes. ये बात आपकी करीब 2014-15 तक एकदम सही थी, जब तक इंटरनेट गांव-गांव तक नहीं पहुंचा था और मोबाइल फ़ोन्स, खास करके स्मार्टफोन्स लोगों तक नहीं पहुंचे थे। परंतु आज डिजिटल ज़माना हो गया है, इंटरनेट हर किसी के फ़ोन में है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। तो ये जो आप गैप की बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ब्रिज हो चुका है। परंतु यस, रूरल एरिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सपोजर, जो रियल लाइफ एक्सपोजर है, उसकी निश्चित रूप से कमी होती है। और मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर यूपीएससी करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप आंसर करने वाले वही क्वेश्चन जो शहरी बच्चा है या जो आपसे प्रिविलेज बच्चा है वो भी आंसर करेगा। तो अगर आपको उसके साथ कॉम्पीट करना है तो आपको उसी के तैयारी के मुकाबले की तैयारी करनी होगी। अभी
2015-16 के बाद में ये सिनेरियो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और ये गैप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हुआ है। एंड जैसे आपने कहा कि इंडिया जैसे डेवलप भी हो रहा है, तो ये गैप मुझे लगता है आने वाले दिनों में और कम होता ही जाएगा। सर, तो कोई एक मंत्र अगर आप देना चाहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, तो वो क्या होगा? वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्टली, बिकॉज हार्ड वर्क कई लोग करते हैं। यूपीएससी तैयारी के समय में आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मार्केट में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में सैकड़ों किताबें मिलेगी, उसमें से एक राइट किताब चूज़ करना, एक राइट ऑथर चूज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है और वही आपका स्मार्टनेस आ जाता है। अदरवाइज यू कैन नॉट रीड 100 बुक्स ना, आप 100 बुक पढ़ के फिर एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड इक्वली नेसेसरी। So it is to work smartly hard, right? Yes, it's work smartly hard. Alright sir, I'm sure कि आपका रोजाना दिन और इतनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद आपका दिन काफ़ी हेक्टिक जाता होगा, तो इनसे गो टू एस्केप पे आप क्या करना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, गोइंग आउट विद फैमिली, और एनी recreation activity which would you like to do apart from Yes, the work that you love to do? बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो कभी कभी फैमिली को भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मौके पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। और अगर आपने एस्केप की बात की तो रीडिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़ एंड वॉचिंग मूवीज़ इज़ अनदर। तो अगर थिएटर में कोई अच्छी मूवी है तो आई डेफिनेटली गो एंड वॉच मूवीज़। एक तो वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है, आपको आपके फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम बिताने का एक मौका मिलता है। और कुछ गेम या कुछ फिजिकल एक्टिविटी मैं करता हूँ, खास करके रनिंग, जॉगिंग या वॉकिंग। तो उससे आपको ना सिर्फ मेंटली रिलीफ मिलता है बट फिजिकली ऑल्सो यू बिकम फिटर एंड स्मार्टर। Sir, back then movies से याद आया, I used to enjoy movies like Dabangg, Singham, the movies which really portrayed civil servants as a hero, Yes. as in someone very invincible and powerful. So I somewhere believe कि सिनेमा का इम्पैक्ट काफ़ी होता है, सिनेमा और क्रिकेट इनका इम्पैक्ट काफ़ी होता है अपने सोसाइटी पे। Yes. And sir, according to you, how does Bollywood shape the decisions of a youth? देखिए, कोई भी सिनेमा है या मूवी है, आई कंसिडर इट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही है उसी को सिनेमा बड़े पर्दे पर रखने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ें अच्छी हो रही है वो भी सिनेमा के माध्यम से आपको पता चलती है और जो चीज़ें खराब हो रही है वो भी सिनेमा के माध्यम से पता चलती है। मैं एक ही चीज़ यूथ से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मूवी देख करके अगर केवल इंस्पायर हो रहे तो वो सही नहीं है। आप रैशनली थिंक करें, आप सोचे समझे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, कि आप अगर किसी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, आपके अपनी चॉइसेस क्या है, आपकी अपनी पसंद क्या है, उन चीज़ों को आप देखें। मूवी कैन बी गुड फॉर गिविंग मोटिवेशन बट इट कैनॉट डिसाइड योर फ्यूचर पाथ, ये मेरा मानना है। सर, मूवीज में 12th फेल एक मूवी है जो रिसेंटली आई थी, Yes. उसने काफी हद तक पोर्ट्रे किया था स्ट्रगल्स ऑफ Yes. एन यूपीएससी एस्पिरेंट। Yes. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल, वो मैंने भी मूवी देखी है और जिनके बारे में वो मूवी है वो हमारे ही सीनियर है, 2005 के मनोज शर्मा सर है। मुझे लगता है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट की अपनी एक स्टोरी होती है। आप मुझसे भी पूछिएगा तो मेरी भी अपनी एक स्ट्रगल की कहानी है। हर कोई जो एस्पिरेंट होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है, उनकी भी अपनी स्ट्रगल की एक कहानी होती है। तो इस तरह की जब मूवीज़ बनती है तो डेफिनेटली वो कई लोगों को इंस्पायर करके जाती है और जिन लोगों में वो धैर्य नहीं होता है अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का, उनको वो धैर्य देने का काम ये इस तरह की मूवीज़ करती है, ये मेरा मानना है।
सो मूवीज़ जैसे कि आपने 12th फेल की जो बात की, उसने चैलेंजेस को तो बहुत अच्छे से दिखाया। बचपन से हम वो मूवीज़ देखते आ रहे हैं जहाँ पे सिविल सर्विसेज में जो लोग होते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, उन्हें बहुत पावरफुल दिखाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है जिस तरीके से इन्हें पोर्ट्रे किया जाता है? बिकॉज as a child when I used to watch the movies, I used to think कि a policeman is somebody with a lot of power and authority. So do you think that is justified? वो अकेला एक बार में 100 नहीं, वो तो अनरियलिस्टिक है, लेकिन और की बात अगर आप आप करें तो डेफिनेटली आपको कानूनन कई सारी शक्तियाँ मिलती है आप जब सर्विस में आते हैं। और मैं केवल आईपीएस की या आईएएस की नहीं बात कर रहा हूँ, आप जिस भी सर्विसेज में जाते हैं थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपको कई प्रकार की शक्तियाँ मिलती है कई प्रकार के कानूनों से, तो वो चीज़ें सही दिखाई जाती है। परंतु ये जो आपने कहा कि एक आदमी 100 लोगों की पिटाई कर रहा है या 100 लोगों को जेल में डाल रहा है अकेला, तो ये संभव नहीं होता है। ये मूवीज़ तक ठीक है, और रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें ना करनी चाहिए, ना करना संभव है, यही मैं कहूँगा। सर, तो कोई कॉमन मिसकंसेप्शंस आप नोटिस करते हैं जो यूथ का होता है अबाउट सिविल सर्विसेज, जो आप चाहते हैं कि ना हो? वुड यू लाइक टू बर्स्ट एनी ऑफ द मिसकंसेप्शंस दैट दे हैव? सबसे पहला तो स्टॉप चेजिंग द नेम एंड फेम, एंड उसके लिए फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। मतलब अगर आप केवल अपना आपने जैसे इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि रिस्पेक्ट के बारे में, कि केवल आपका पर्पस रिस्पेक्ट कमाना है, तो रिस्पेक्ट आप अलग क्षेत्रों में जाकर के भी कमा सकते हैं, उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज में आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कई बार आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कई कहानियाँ सुनने को मिलती होगी, तो जितनी चीज़ें मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में दिखाई जाती है उतनी चीज़ें असल में फील्ड में ख़राब नहीं है। ये मैं एश्योरेंस भी हमारे सभी व्यूअर्स को देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमारा हर एक डिसीजन किसी तरह के इंटरफेरेंस से अफेक्ट हो जाता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और अगर तीसरा मेरा जो मिथ बस्ट में करना चाहूँगा, अगर कोई ये सोच करके आ रहा है कि सिविल सर्विस में जा कर के हम बहुत अमीर हो जाएंगे या पैसा कमाएंगे, तो इस तरह की भी बात नहीं है। यहाँ वही लोग टिक पाते हैं, लंबा रह पाते हैं, जो सेवा भाव के साथ में इस सर्विस में आते हैं और जिनका मकसद समाज का भलाई और देश की उन्नति है। वही लोग मुझे लगता है कि इस सर्विस को एंजॉय भी कर पाते हैं और अपने जो सर्विस है उसको जस्टिस भी दे पाते हैं। ऑलराइट सर, मैं कहना चाहूँगा कि मूवीज़ देखना और उनके बारे रिसर्च करना मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। तो मैं दिल से जानना चाहूँगा, आपकी लाइफ का कोई दबंग मोमेंट जो आप अभी भी याद करते हो तो मुस्कुरा देते हो? इस तरह के कई मोमेंट्स आते हैं, और ख़ास करके जब आप पुलिस जैसे सर्विस में हैं तो आपके लाइफ में कई सारे मोमेंट्स आते हैं। और अब मैं एक वाक़या पे फोकस नहीं करूँगा, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि कई बार रियलिटी इज़ मोर हार्श दैन द सिनेमैटिक पोर्ट्रेल, बिकॉज हम लोग रियल लाइफ में कई बार इस तरह की सिचुएशंस से गए हैं जो शायद सिनेमाज भी नहीं दिखा पाएगा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, क्राइम प्रिवेंशन हो, या किसी तरह का कोई और सिचुएशन हो जहाँ पे हम लोग को अपना पुलिसिंग और सारा एफर्ट्स लगाना पड़ा हो। तो आई विल नॉट टेल यू वन इंस्टेंस, बट मुझे लगता है कि एक ओवरऑल जो जर्नी होता है वो काफ़ी अब तक एंजॉयबल रहा है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जो काम मुझे सौंपा जाता है अलग अलग कैपेसिटी में, मैं उसको बेहतर ढंग से करूँ। सर, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि आई पर्सनली बिलीव कि सिनेमा का अपना अलग एक गोल है, व्हिच इज टू एंटरटेन पीपल। बिल्कुल। तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पर उसको जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट कंसिडर। आप मैं तो कहूँगा कि मतलब आई ऐड ऑन टू इट, आप उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं। जैसे आपने 12th फेल मूवी की बात की, या और भी कई सारी मूवीज है, हमारे मेरी कॉम पर मूवी आई है, और भी जितनी सारी जीवनियों पर या बायोग्राफीज बनी है, तो उससे आप निश्चित रूप से इंस्पायर हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आप ले सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं या उसको एंटरटेनमेंट
या मनोरंजन का साधन कह करके आप वही उसको छोड़ करके आ सकते हैं। सो बेसिकली चूज करना चाहिए कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है और क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ। Exactly. राइट सर। सो तो नाउ दैट वी आर प्रोसीडिंग टू द एंड, व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आप यंग जनरेशन को देना चाहेंगे फॉर देयर बेटरमेंट? ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो यूथ है उनके सामने डिस्ट्रैक्शंस कई सारे हैं और आपके सामने रोल मॉडल्स की भी कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑप्शंस के वजह से कई यूथ हमारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो भी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं, जो भी चीज़, मतलब केवल प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लेवल पे भी जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, आप पहले उसको तय करें आपको क्या करना है, और फिर उस एम को आप अचीव करने के लिए आप कैसे स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी कहा कि वर्क हार्ड बट विथ स्मार्टनेस, स्मार्टली वर्क हार्ड। तो आप स्मार्टली वर्क हार्ड टुवर्ड्स दैट एम कैसे कर सकते हैं, इसका आप अगर प्लान करते हैं, एक आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। और जब भी समस्या लाइफ में आ जाए तो समस्या को मेरा डील करने का तरीका मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप समस्या को आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दो तो कई बार समस्याओं के हल मिलना आसान हो जाता है। आपको दूर से देखने पर समस्या लगती है कि बहुत बड़ी समस्या है, परंतु जब आप उस समस्या को डायसेक्ट करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करके एक एक टुकड़े को आप एड्रेस करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी समस्या थी और ये तो हल भी हो गई। उससे तो साइकोलॉजी में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं ये चीज़ मैं हमारे सभी दर्शकों को, युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि समस्या चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी आ जाए, आप अगर उसको एनालाइज करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड करते हैं, तो उस बड़े से बड़े समस्या का भी आप निश्चित रूप से हल ढूंढ सकते हैं। सर, आपने जैसे डिस्ट्रैक्शंस को लेके बात किया, तो मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए सोशल मीडिया को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। बट यू नो, आज के ज़माने में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो इज इट जस्टिफाइड कि आप सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर हो जाओ इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल? मुझे लगता है कि लाइफ में किसी तरह का एक्सट्रीम इज नॉट गुड। मैंने पहले भी कहा कि अति किसी चीज़ का अच्छा नहीं है, अति सोशल मीडिया भी अच्छा नहीं है, लेकिन उससे कट ऑफ कम्प्लीटली होना भी अच्छा नहीं है। अगर हाँ, आप एक एम रख कर के सामने चल रहे हैं कि हाँ, मेरा ये अगले 2 साल में ये करने का एम है और तब तक मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगा, तो ये अच्छी बात है। परंतु अगर आप चाहोगे कि मैं कम्प्लीटली इससे आइसोलेटेड रहूँगा, तो आप कहीं ना कहीं दुनिया के मुकाबले में आप पिछड़ रहे हो, मिस आउट कर रहे हो। तो मुझे यही लगता है कि बैलेंस ऑफ थिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक अवॉइडिंग सोशल मीडिया कम्प्लीटली। और सोशल मीडिया में इतना आप उलझ जाते हो कि फिर आपको रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ के बीच का फासला ही समझ में नहीं आता है। सर, मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी जीवन में करने के लिए फिट और हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप फिट और हेल्दी रहने के लिए यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बीच में भी इसको थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश की पॉडकास्ट के बीच में। हम लोगों के समय में करीब 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो बड़े बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल थे, स्पोर्ट्स हम लोग विभिन्न तरह के खेलते थे। आज अनफॉर्चुनेटली जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उसके चलते बच्चे सिमट गए हैं एक छोटे से फ्लैट में या छोटे से घर में। ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और मोबाइल या वीडियो गेम्स में लोगों को अपना मनोरंजन करना पड़ रहा है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि अपने आप को न सिर्फ शारीरिक रूप से परंतु मानसिक रूप से भी अगर आपको फिट रहना है, तो ग्राउंड पे जाके किसी गेम को खेलना, एक्सरसाइज करना, पसीना बहाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप जितना भी मोबाइल गेम खेल लीजिए, आपके मसल्स में तभी ताकत आएगी जब आप
ग्राउंड में जा कर के मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो मैं एडवाइस सबको करना चाहूँगा कि ट्राई टू प्ले रियल गेम्स ऑन ग्राउंड। और अगर रियल गेम आपको ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास आज के डेट में जिम्नाशियम के ऑप्शन अवेलेबल है, योगा का ऑप्शन अवेलेबल जो आप अपने घर में बैठ करके कर सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। सर आपने रोल मॉडल्स की भी बात की थी और आपने कहा था कि इतने सारे लोग अवेलेबल हैं कि लोग यूथ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है। तो सर आप क्या एडवाइस देंगे कि हमें जब रोल मॉडल को पिक करना चाहिए तो व्हाट इज द क्वालिटी दैट वी शुड लुक फॉर? मुझे तो लगता है कि रोल मॉडल चूज करने से पहले आपको आपका एम समझ में आना चाहिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको करना क्या है ये आप पहले तय करें। उसके बाद अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको रोल मॉडल किसको मानना है और उनके जो नक्शे कदम है उस पर आपको कैसे चलना है। तो फर्स्ट स्टेप वुड ऑलवेज बी finalizing your aim and goal so that you can actually plan for it and achieve it. So the last question for today. So ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि द पॉडकास्ट ट्रेंड दैट हैज कम अप या फिर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो हमें आज अवेलेबल हैं, इवन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द यूथ। सो आपका क्या व्यू है ऑन दिस? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू यू ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स इन टुडेज जनरेशन? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, बिकॉज आज जिस प्रकार से एक्सपांशन हुआ है इंटरनेट का और खास करके स्मार्टफोन्स का, जिसके चलते आज के सभी युवा और हर एक व्यक्ति के हाथ में एक ऐसी पावर है जो आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, निगेटिवली भी यूज़ करते हैं। तो जब इस तरह के पॉडकास्ट आप करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव जाता है। और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो कई तरह की क्लैरिटी मुझे लगता है कि युवाओं को मिलने में आसान हो जाती है। साथ ही मुझे लगता है कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें खराब है, इसका जो एक कभी कभी वेग हो जाती है, उसको क्लैरिफाई करने में इस तरह के कार्यक्रम आपको निश्चित रूप से हेल्प करते हैं। Thank you so much, sir. It was great having a conversation with you. Thank you for giving us your time. And it was amazing learning from your experience. Thank you so much, sir. We would like to thank you on behalf of the entire DPS Ranchi Society. इससे हमें ये पता चलता है कि रियल हीरोज सिर्फ एक्शन से नहीं, वर्ड से भी सोसाइटी को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। और पूरे डीपीएस रांची के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम पे आमंत्रित किया और मुझे इस कार्यक्रम में इनफैक्ट आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है पॉडकास्ट से, तो आपने मुझे आपके फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए चुना, इसके लिए मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. Jai Hind.